हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। क्लास के साथ साथ मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा। हरियाणा जीके की केसी पब्लिकेशन की नई किताब आ चुकी है आप सब लोगों के बीच मार्केट में, मारा हरियाणा। और उसके अलावा एक बुक और हमने निकाल ली है, हरियाणा सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में आपको सभी प्रीवियस ईयर के पेपर विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जबकि सब्जेक्टिव मटेरियल दिया गया है वो दिया गया है मारा हरियाणा में। तो आज की हमारी इस करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। हाल ही में 100 साल की आयु में किस व्यक्ति ने कोरोना वायरस को हराया और जिन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा को भी चुनाव में हराया था। तो इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों, चौधरी हरिचंद हुड्डा, रणवीर सिंह गढ़वाल, रामनिवास गंगवा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों चौधरी हरिचंद हुड्डा। इस क्वेश्चन में मैं आपको दो पहले बातें बता देता हूं। एक बात तो यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप सबको पता हरियाणा के पूर्व सीएम है, लगातार 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे थे, जबकि स्वतंत्र भारत में जन्मे और हरियाणा के सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र है किलोई, जो कौन से हल्के के अंतर्गत आता है? रोहतक हल्के के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विपक्ष के नेता है, यानी कांग्रेस के नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में किसके नेता भी है? ये विपक्ष के नेता भी है। और इन्हीं के नेतृत्व में अब कांग्रेस सरकार ने बड़ौदा का चुनाव लड़ा और बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को हराकर कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ बालू ने जीत दर्ज की। इसके पिता थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। उनके बारे में मैं भी आपको एक बात बताना चाहूंगा। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, यानी अलग अलग 8 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। और अलग अलग 8 सदनों का सदस्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को। ऐसे पिता पुत्र को हराने वाले और कोरोना को भी हराने वाले उसी व्यक्ति का नाम क्या है? चौधरी हरिचंद हुड्डा। तो चौधरी हरिचंद हुड्डा जी के बारे में बात कर लेते हैं। चौधरी हरिचंद हुड्डा जी ने जो पढ़ाई की वो राजकीय महाविद्यालय से की, और इन्होंने राजकीय महाविद्यालय से किसकी डिग्री की? एमए की डिग्री की, यानी मास्टर डिग्री की। इसके बाद ये किसमें भर्ती हो गए बच्चों? इसके बाद ये सेना में भर्ती हो गए और बाद में वे सेना की नौकरी को छोड़कर किसमें चले गए? रेलवे में चले गए। और इन्होंने 1964 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, यानी कानून की पढ़ाई का मतलब यानी क्या की? इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की बच्चों। इसके बाद इसमें बात करते हैं, इसी दौरान वे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के आंदोलन में भी शामिल हुए और उन्होंने अनशन भी किया। आज आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, देश में अगर गन्ने का सर्वाधिक मूल्य कहीं पर मिल रहा है तो हरियाणा में मिल रहा है। और हरियाणा में वर्तमान में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य कितना दिया जा रहा है बच्चों? 350 रुपए क्विंटल दिया जा रहा है। यानी आज भी किसानों को गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य अगर कहीं पर मिल रहा है तो कहां पर मिल रहा है? हरियाणा में मिल रहा है। और हरियाणा की शुगर सिटी किसे कहा जाता है? आप सबको पता है, पलवल को और रोहतक को। और हरियाणा में गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होता है? यमुनानगर में। और सरस्वती शुगर मिल कहां पर है बच्चों? शाहबाद कुरुक्षेत्र। उसके बाद इसमें बात करते हैं, उसके बाद ये किसमें सक्रिय हुए? राजनीति में सक्रिय है। और इन्होंने किलोई विधानसभा क्षेत्र से चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को हराया। और इन्होंने किलोई विधानसभा क्षेत्र से चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा कब हराया? 1977 में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हराया, और उन्हें कब हराया? 1982 में। इसी दौरान आपातकाल के दौरान ये जेल में चले गए, यानी आपातकाल में ये जेल में चले गए। और आप सबको पता आपातकाल कब लगा था देश में? 1975 से 1977। ये तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल माना जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। चौधरी चरण सिंह ने इनको एक जनसभा में चुनावी खर्च के लिए कितने रुपए भी दिए थे बच्चों? 30,000 रुपए भी दिए थे, जिनमें उन्होंने 30,000 रुपए रखकर बाकी
वापिस लौटा दिए थे। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, यानी बहुत सारी पुस्तकों के लेखन का कार्य भी किया इन्होंने। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, राज्य स्तरीय सहकारी दिवस समारोह 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? यानी जो राज्य स्तरीय सहकारी दिवस 2020 का आयोजन कौन से जिले में किया गया बच्चों? इसमें हमारे ऑप्शन है हिसार, करनाल, रोहतक, सिरसा। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो इसका हमारा सही जवाब क्या बच्चों? करनाल। जो राज्य स्तरीय सहकारी दिवस का आयोजन किया गया बच्चों, वो 20 नवंबर 2020 को किया गया 10:30 बजे, यानी प्रातः 10:30 बजे। कहां पर? डॉक्टर मंगल सेन सभागार करनाल में किया गया। कहां पर किया गया? डॉक्टर मंगल सेन सभागार करनाल में किया गया। जो इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि थे वो थे सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। कौन? डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल, जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बच्चों? बावल है। जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बावल। उसके अलावा इस जो कार्यक्रम की अध्यक्षता की, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की करनाल से हमारे लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने। कार्यक्रम की अध्यक्षता किन्होंने की? करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने की। एवं इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि थे वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 थे। एक तो विशिष्ट अतिथि थे हमारे राजकुमार कश्यप। राजकुमार कश्यप जी जो विधायक है, कहां से विधायक है? इंद्री से। दूसरे इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि थे श्री हरविंदर कल्याण जी, और हरविंदर कल्याण जी विधायक है, कहां से विधायक है बच्चों? गरोंडा से। इसके अलावा तीसरे विशिष्ट अतिथि थे हमारे धर्मपाल गोंदर। धर्मपाल गोंदर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बच्चों? नीलोखेड़ी। और आप सबको पता है पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए फेमस है, और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए कौन सा फेमस है? नीलोखेड़ी फेमस है। इसके अलावा तो ये जो कार्यक्रम हुआ था एफर्ट से रिलेटेड था। करनाल में यह कार्यक्रम हुआ था, डॉक्टर मंगल सेन सभागार में हुआ। तो मैं एफर्ट की कुछ उपलब्धियों की बात कर लेता हूं। तो उपलब्धियां क्या है देखिए, वित्त वर्ष 2019-20 में एफर्ट ने 13,482 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यानी इसमें शुद्ध जो लाभ की अगर बात करना चाहूं तो इसमें शुद्ध लाभ कितना रहा बच्चों? 61.98 करोड़ रुपए रहा। शुद्ध लाभ कितना रहा? 61.98 करोड़ रुपए रहा। एफर्ट ने खरीफ मौसम 2020 के दौरान 17.72 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की। यानी आप सबको पता है धान हमारी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। और करनाल धान की कौन सी वैरायटी के लिए फेमस है बच्चों? बासमती के लिए। कौन सी वैरायटी के लिए? बासमती। यानी जो एफेड ने खरीफ मौसम 2020 में धान की कितने मैट्रिक टन की खरीद की बच्चों? 17.72 लाख मैट्रिक टन की खरीद की। इसी दौरान एफेड ने रबी 2020 के दौरान जो गेहूं की बात करना चाहूं तो कितने लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा? 29.69 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा। और गेहूं उत्पादन में भी देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा। किसके बाद? उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद। क्लियर है? उसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर पैदा होता है? सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है सिरसा में 10.6%। सबसे कम गेहूं पैदा होता है पंचकुला में 0.4%। तो हमने ये कितने गेहूं खरीदी एफेड ने बच्चों? 29.69 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की। यानी कि जो आवंटित किए गए हिस्से से कितने प्रतिशत ज्यादा थी? 40% ज्यादा। और गेहूं केंद्रीय पूल में देने वाले देशों की श्रेणी में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। डेयरी प्रसंग द्वारा सहकारी दूध उत्पादकों की बेटी की शादी पर 1100 रुपए की कौन सी योजना शुरू की बच्चों? किन्ना दान योजना की। अगर बात करना चाहूं मैं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किसके बाद? पंजाब के बाद। जबकि राष्ट्रीय दूध उपलब्धता के आंकड़े तो बहुत कम है, यानी मात्र 325 ग्राम है। लेकिन हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1 किलो से भी ऊपर प्रति व्यक्ति है। सहकारी दूध उत्पादक समिति के सदस्यों के बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में
80% अंक प्राप्त करने पर क्रमशः कितने रुपए दिए जाएंगे बच्चों? 2100 और 5100 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दूध उत्पादकों को भैंस व गाय दोनों के दूध पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी दूध उत्पादकों के सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। अगर बात आती है भैंस की, तो भैंस की एक बड़ी मशहूर नस्ल है हरियाणा में, आप सबको बताया, जिसका नाम क्या है? मुर्रा, जिसे एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, जिसका उपनाम खुंडी है, जो एक दिन में 35 लीटर तक दूध दे सकती है। मुर्रा जिसका जन्म स्थान है पाकिस्तान का मोंटगामरी जिला। मुर्रा को लेकर तो एक कहावत भी है, जिसके घर काली उसकी रोज दिवाली। यह कहावत हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल के लिए है? मुर्रा भैंस के लिए है। इसके अलावा गाय की भी हरियाणा में दो मशहूर नस्ल पाई जाती है बच्चों। एक नाम है साहिवाल, दूसरी है थार पारकर। क्लियर है? एक साहिवाल और दूसरी कौन सी है? थार पारकर। इसके अलावा अगर भैंसों की और बात करना चाहूं तो भैंसों का जो वीर्य बैंक है वो कहां पर है? नारनौल में। इसके अलावा भैंसों से संबंधित 3 सप्रम केंद्र भी है। वो 3 सप्रम केंद्र है, एक आपका हिसार है, एक गुरुग्राम है और एक जगाधरी है बच्चों। इसके अलावा जो केंद्रीय भैंस फार्म है वो भी हिसार में है, और हिसार में इस केंद्रीय भैंस फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसके अलावा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की भी स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुई थी 12-13 जनवरी को सन 2000 में, और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में। वैसे हरियाणा में जो पशुओं की गणना है हर कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में। हरियाणा सरकार ने पशुओं की एक बीमा योजना की भी शुरुआत कर रखी है, जिस बीमा योजना की शुरुआत झज्जर के बहुतकनीकी संस्थान से की गई थी उस समय के हमारे कृषि एवं पशुपालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा। मात्र 100 रुपए में गाय का, भैंस का, ऊंट का और सांड का बीमा किया जाता है, जबकि भेड़ का, बकरी का, कुत्तों का बीमा मात्र 25 रुपए में किया जाता है, और यह भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तो फ्री है। अब हमारे वर्तमान में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री कौन है? जेपी दलाल। और जेपी दलाल का विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, जो कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है? भिवानी जिले के अंतर्गत पड़ता है। उसके अलावा 2020-21 के पिराई सीजन में गन्ने की कीमत 350 रुपए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 350 रुपए प्रति क्विंटल दी गई, जो देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा राज्य के सहकारी बैंकों ने वर्ष 2019-20 में ही कितना ऋण वितरित किया बच्चों? 13,370.86 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। क्लियर है? वित्त वर्ष 2019-20 में ही अर्को बैंक द्वारा 51.50 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। इसके अलावा अर्को बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कितने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया? 12,711 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित भी किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्सीन रिसर्च के तीसरे चरण की शुरुआत कब की जाएगी? जैसा कि आपको पता है कोरोना ही बिल्कुल अंतिम स्टेज पे आ चुका है, किसी भी समय कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ सकती है। तो कोरोना वैक्सीन रिसर्च के तीसरे चरण की शुरुआत कब की जाएगी बच्चों? इसमें हमारे ऑप्शन है 20 नवंबर, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर। जल्दी से कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन का सही जवाब दो। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? 20 नवंबर। यानी जो कोवैक्सीन रिसर्च के तीसरे चरण की जो शुरुआत की जाएगी, कब की जाएगी? 20 नवंबर से, यानी आज से कर दी गई है बच्चों। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी, यानी वैक्सीन की पहली डोज किसी और को नहीं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को दी जाएगी। और वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हो या गृह मंत्रालय हो, ये दोनों ही विभाग किसके पास है? अनिल विज। अनिल विज जिसे गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। अनिल विज का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है अंबाड़ा कैंट। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र क्या है बच्चों? अंबाड़ा कैंट। और अनिल विज को ही वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन देने से पहले उनकी क्या चेक की जाएगी? एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर जांच करने के बाद अनिल विज को कोरोना की यह वैक्सीन दी जाएगी बच्चों। कोविड-19 के स्टेट नोडल जो अधिकारी है, वो कोविड-19 के स्टेट नोडल अधिकारी कौन है बच्चों? डॉक्टर ध्रुव चौधरी है। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं
रिसर्च की जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है कौन है, डॉक्टर सविता वर्मा है। और इसके अलावा जो को इन्वेस्टिगेटर है वो कौन है, डॉक्टर रमेश वर्मा है। स्टाफ नर्स एवं एलटी स्टाफ कहां से जाएंगे, अंबाला से जाएंगे, यानी उनके गृह क्षेत्र से ही जाएगा। टीम अंबाला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की जांच के बाद उन्हें 11 से 12 बजे तक वैक्सीन की डोज दी जाएगी, यानी ये उन्हें वैक्सीन की डोज देने के प्रोसेस में कुल कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा बच्चों। उसके बाद ये डोज कितने लोगों को और दी जाएगी, 199 लोगों को और दी जाएगी। रिसर्च टीम को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा बताते हैं कि कोवैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, इसलिए इसके नुकसानदायक होने की आशंका नहीं रहती। और PGIMS के पास तीसरे फेज की रिसर्च के लिए 200 वैक्सीन आ गई है, यानी इसमें एक अनिल विज को 199 और लोगों को टोटल वैक्सीन कितनी आई है बच्चों, 200। इनमें पहली डोज दी जाएगी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को। एक्सपर्ट ने बताया कि वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, एक लाइव व दूसरी किल्ड। जो किल्ड वैक्सीन में जो मटेरियल इंजेक्शन से शरीर में भेजा जाता है उसको वाल को केमिकल से किल कर दिया जाता है, वह शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, यानी धीरे धीरे एंटीबॉडी बढ़ेंगे बच्चों, एकदम से नहीं बढ़े। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों को पैसा खर्च करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों उपायुक्त, आयुक्त, तहसीलदार, CEO। जल्दी से कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन का सही आंसर दो। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों, CEO। अगर बात पंचायत की आती है तो आप सबको पता है ग्राम पंचायत को कौन से सत्र की सरकार कहा जाता है, तीसरे सत्र की सरकार कहा जाता है। क्लियर है? ग्राम पंचायत का जो प्रावधान किया गया संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, जबकि लागू कब हुआ था, 1993 में। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था, 1992 में, यानी 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंध रखता है, जबकि 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय से संबंध रखता है। तो ग्राम पंचायत के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, यानी ग्राम पंचायत का प्रावधान कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, जबकि यह संशोधन कब लागू हुआ था बच्चों, 1993 में। और इसी संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी। और वो कौन सी अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची में पंचायत को काम करने के लिए कुछ क्या दिए गए थे, विषय दिए गए थे। और कितने विषय दिए गए थे, 29 विषय दिए गए थे। क्लियर है? इसके अलावा पंचायत का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है, भाग पूछे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। भाग 9 के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 अण तक के अनुच्छेदों का संबंध किससे बच्चों, पंचायत से है। पंचायत के कितने अंग है, 3। पहला अंग क्या है, ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जिसे हम बोल सकते हैं। और तीसरा क्या है, जिला परिषद। आप सबको पता है हरियाणा में ग्राम पंचायत कितनी, 6212। ब्लॉक समिति कितनी है, 126, जबकि जिला परिषद कितनी है, 22। तीनों का ही सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए बच्चों, 21 वर्ष, जबकि मतदाता की आयु कितनी होती, 18 वर्ष। तीनों के ही सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। तीनों ही, यानी या ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, तीनों के सदस्य सीधे कौन चुनती है, जनता। और जनता जिस चुनाव में भाग ले कौन सा मतदान कहलाता है, प्रत्यक्ष मतदान कहलाता है। इसके अलावा जो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, 1994 में, यानी हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था चौधरी भजन लाल के समय। और हरियाणा में पहले पंचायती चुनाव हुए थे 1995 में। वैसे पंचायती राज का जो प्रावधान है कौन से साम्राज्य से लिया गया है, चोल साम्राज्य से। पंचायती राज का जनक अगर अंग्रेजों में पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वायसराय रहे थे, उन्होंने ही 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। वैसे अगर प्रधानमंत्रियों की बात करना चाहूं तो पंचायती राज का जन्म काल कहलाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय।
पंचायती राज का स्वर्ण काल कहलाता है राजीव गांधी का समय। पंचायती राज के पतन का काल कहलाता है इंदिरा गांधी का समय। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का एक ही उद्देश्य था बच्चों, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। सबसे पहले जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे वो राजस्थान के नागौर में हुए थे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बरदोई गांव में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और पंचायती चुनाव में शिक्षा की शर्त लगाने वाला देश का दूसरा राज्य है हरियाणा। देश का दूसरा राज्य कौन सा है बच्चों? हरियाणा है। अब हरियाणा में जो मौजूदा ग्राम पंचायतें हैं, अब वो जिला परिषद के सीईओ की अनुमति, सीईओ बोलते हैं बच्चों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी सीईओ की अनुमति के बिना विकास कार्यों के लिए रुपए खर्च नहीं कर सकेगी। और नई ग्राम पंचायतों के गठन तक यह व्यवस्था जारी रहेगी, क्योंकि अब हरियाणा में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। फरवरी मार्च में कभी भी पंचायती चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के गठन तक प्रदेश के पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए वर्तमान पंचायतों को धनराशि जारी करने से पहले जिला परिषद के सीईओ की अनुमति आवश्यक होगी। और इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट का भी उपयोग करने से पहले, यानी फिक्स डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट का प्रयोग करने से पहले राज्य स्तर पर विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पंचायती चुनाव के नजदीक आते ही कुछ सरपंचों द्वारा विकास कार्यों में भेदभाव तथा फंड के दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे। यह राजनीति है, ऐसी राजनीति चलती रहती है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि आज के बाद भविष्य में नई पंचायतों का गठन होने तक पंचायती फंड का खर्च करने से पूर्व पंचायत सचिव के बजाय जिला परिषद के सीईओ की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। नई पंचायत बनने तक सचिव की शक्तियां सीईओ को स्थानांतरित कर दी गई। सचिव यानी जिसकी एग्जाम्स आप सबको पता वो होने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम सचिव, अब उसकी शक्तियां सीईओ को स्थानांतरित। विभाग ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य नई पंचायत गठन तक फिक्स डिपॉजिट का उपयोग करने से पहले राज्य स्तर पर विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी रहेगी, यानी ये अनुमति कंटिन्यू जारी रहेगी। इसके लिए अनुमति लेनी होगी तभी पैसा खर्च कर पाए। राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती एक्ट में संशोधन किया और इस बारे में राज्य चुनाव आयोग को भी यह पत्र लिखा कि वे इस संशोधन के अनुसार पंचायती चुनाव की तैयारी करें। अब आप सबको पता है वर्तमान में हरियाणा सत्र चला था, कौन सा? विधानसभा सत्र। वैसे आपको बता देना चाहता हूँ हरियाणा विधानसभा में कितने सत्र होते हैं बच्चों? 3। पहला होता है बजट सत्र, समय होता है फरवरी से मई। सबसे लंबा सत्र होता है, और सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र, समय होता है जुलाई टू सितंबर। और तीसरा होता है शीत सत्र, नवंबर टू दिसंबर। और ये सबसे छोटा सत्र होता है। और हरियाणा में फिलहाल कौन सा सत्र चला था बच्चों? शीत सत्र चला था। तो एक साल में अधिक से अधिक कितने सत्र हो सकते हैं? 3 सत्र। एक साल में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र। एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच में कितने महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता? 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगर सत्र नहीं चल रहे हैं, और क्या बनाना जरूरी है बच्चों? कानून बनाना जरूरी है। तो इस तरह डायरेक्ट कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल के पास यह शक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 213 के अनुसार। और राज्यपाल जब यह डायरेक्ट कानून बनाता है तो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए इस डायरेक्ट कानून को क्या नाम दिया जाता है? अध्यादेश नाम दिया जाता है, यानी ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और इस अध्यादेश की समय सीमा कितनी होती है? 6 माह 6 सप्ताह। कितनी होती है बच्चों? 6 माह 6 सप्ताह। और राज्यपाल के इस ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, यानी इसे परमानेंट कानून बनाने के लिए विधानसभा को कितना समय मिलता है? 6 सप्ताह का समय मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर इसमें मैं आपसे और बातें भी डिस्कस करना चाहूं तो वर्तमान में हमारे जो पंचायती राज मंत्री है वो कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला। और जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बच्चों? उचाना कला। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? उचाना कला। पंचायती राज मंत्रालय भी इन्हीं के पास है।
ठीक। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा जो हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। खाद्य एवं आपूर्ति मामले भी इन्हीं के पास है। यानी लगभग वो सारे डिपार्टमेंट जो कभी कैप्टन अभिमन्यु के पास हुआ करते, वित्त मंत्रालय को छोड़कर, सारे किसके पास है बच्चों? दुष्यंत सिंह चौटाला के पास। और वर्तमान में दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम है। और ये हरियाणा के डिप्टी सीएम बनने वाले कौन से व्यक्ति है? छठे व्यक्ति है। कौन से व्यक्ति है? छठे व्यक्ति है। यानी आज तक हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम बने हैं? 6 डिप्टी सीएम बने हैं। जबकि इनसे पहले कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में डिप्टी सीएम होते थे चंद्र मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एफपीओ यानी किसानों के संगठन को एफपीओ भी बोलते हैं बच्चों, एफपीओ हेतु कितनी वित्तीय सुविधा दी जा रही है? इसमें हमारे ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। जल्दी से कमेंट करके बताओ और इस क्वेश्चन का सही जवाब दो। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 2 करोड़ एफपीओ हेतु। अब बात करना चाहता हूं इस 2 करोड़ के जो ऋण की गारंटी है आपकी तरफ से, यानी क्रेडिट की गारंटी कौन देगी? हरियाणा सरकार देगी। साथ ही इस 2 करोड़ रुपए के ऋण पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी। और वो सब्सिडी कितने प्रतिशत होगी? 3% होगी। ऋण व्यवसायिक बैंक से भी ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से भी ले सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से भी ले सकते हैं, या और दूसरी गैर बैंकिंग कंपनियों से भी आप ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा जो एफपीओ में सरकार द्वारा जितनी भी अन्य सुविधाएं दी जा रही, यानी इन योजनाओं के अनुदान के प्रावधान अलग अलग है। योजना यानी प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें शामिल है? एक तो इसमें शामिल है बच्चों पोस्ट हार्वेस्ट प्रोजेक्ट, इसके अलावा पैक हाउस, इसके अलावा वेयर हाउस, इसके अलावा साइलोज, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा गुणवत्तापरक इकाइयां, इसके अलावा ग्रेडिंग स्टोरिंग यूनिट, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक फैसिलिटी, बायोलॉजिकल इनपुट का स्टूलमेंट यूनिट्स, स्मार्ट व फिशिजन यूनिट, सरल समारोह से सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट इकाइयां और प्राथमिक संस्करण केंद्र में फल पकाने वाले चैम्बर। सीधी सी बात है, इन एफपीओ का एक ही उद्देश्य है ताकि किसान खेती के अलावा अपनी चीजों की मार्केटिंग करना सीखे, उन्हें पैक करना सीखे, उन्हें बाजार में बेचना सीखे। क्योंकि अब वो समय आ गया है बच्चों, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान की आय दुगनी हो, और सरकार की कोशिश है किसान की आय कब तक दुगनी हो? 2022 तक दुगनी हो। अगर सरकार वाकई में किसानों का भला करना चाहती है तो अब किसानों को खेती के साथ साथ इन चीजों को भी अपनाना पड़ेगा। उन्हें चीजों की पैकिंग भी करनी होगी, उनकी ग्रेडिंग भी करनी होगी, उन्हें फिनिशिंग भी देनी होगी और उनकी मार्केटिंग भी करनी होगी। जब तक किसान ये चीजें नहीं अपनाएगा तब तक किसान अपने मूल्य को मनचाहे रेटों पर नहीं बेच पाएगा। यानी सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती अगर इसके लिए किसान सरकार के साथ नहीं चलेंगे। तो आज की हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल की कोई भी रिक्वायरमेंट है, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, एचटेट, सीटेट या इसके अलावा वीएलडीए, तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर बुक ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728082172 यानी 9728082172। आप किसी भी प्रकार की कोचिंग से रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी है, मटेरियल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस नंबर से आप कॉल करके भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आप सब बच्चों के लिए एक ऐप लॉन्च कर रखा है, केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप। इस पे भी हमने बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन डाल रखे हैं। तो आप बच्चे ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपनी जरूरत के अनुसार जिस भी कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो कोर्स आप इस ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद।